सक्सेस संगम में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे आपको करवाता हूँ परीक्षा मंथन करंट अफेयर्स। 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ये करंट अफेयर्स आपको कराई जा रही है। आज जो टॉपिक चलेगा वह है विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं अंतरिक्ष। विश्व की पहली मलेरिया वैक्सीन मॉस्क्यूरिक्स, ठीक है। तो बस यही ध्यान रखिए, विश्व की पहली मलेरिया वैक्सीन मॉस्क्यूरिक्स, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। आगे देखिए, अक्टूबर 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की है। विदित हो कि यह टीका परजीवी बीमारी मलेरिया के प्रसार को रोकने में सहायक होता है। मलेरिया किससे फैलता है? परजीवी बीमारी है। मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है जो परजीवी संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छरों के काटने से लोगों में फैलती है। ध्यातव्य है कि RTS-AS01 व्यावसायिक नाम है। ये व्यावसायिक नाम है, याद रखिए। RTS, S या फिर AS01 ये व्यावसायिक नाम है। मॉस्क्यूरिक्स अफ्रीका में सबसे प्रचलित मलेरिया स्ट्रेन P. फाल्सीपेरम के खिलाफ सबसे प्रभावी वैक्सीन है, जो छोटे बच्चों को आंशिक सुरक्षा प्रदान करने वाला विश्व का पहला और एकमात्र टीका है। विदित हो कि यह वैक्सीन अफ्रीका के 3 देशों घाना, केन्या, मालावी के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अपने बाल टीकाकरण अभियानों के माध्यम से दिया जाने वाला मलेरिया का पहला टीका भी है। इसे 1987 में ब्रिटिश दवा निर्माता ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन द्वारा विकसित किया गया था। 1987 में मॉस्क्यूरिक्स में सक्रिय पदार्थ प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम परजीवी की सतह पर पाए जाने वाला प्रोटीन से बना होता है। RTS-AS01 का उद्देश्य मलेरिया मच्छरों के काटने से मानव रक्त प्रवाह में इसके प्रवेश करने और यकृत कोशिकाओं को संक्रमित करने के पहले चरण से ही बचाव के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली तैयार करना है। ये जो वैक्सीन है ये संक्रमित होने के पहले चरण से ही आपको प्रतिरक्षा प्रदान करेगा। उल्लेखनीय है कि यह टीका हेपेटाइटिस वायरस से लीवर के संक्रमण से बचाने में भी मदद करता है। यह WHO द्वारा समर्थित एकमात्र टीका है जिसकी बच्चों में मलेरिया के गंभीर मामलों को रोकने में प्रभावशीलता लगभग 30% है। गंभीर मलेरिया का जो मामला है उसमें 30% ये सफल रहा है। तो क्वेश्चन बस यहीं से बनेगा, विश्व की पहली मलेरिया वैक्सीन मॉस्क्यूरिक्स है, ठीक है। अगला टॉपिक उसी में है, मलेरिया उन्मूलन वाले देश। पिछले 2 दशकों में WHO के महानिदेशक द्वारा 11 देशों को मलेरिया मुक्त के रूप में प्रमाणित किया गया है। विश्व में टोटल 11 देश है जो मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है। पहला देश है संयुक्त अरब अमीरात 2007 में, मोरक्को 2010 में, तुर्कमेनिस्तान 2010 में, आर्मेनिया 11 में, श्रीलंका 2016 में मलेरिया मुक्त हुआ, किर्गिस्तान 2016 में, पराग्वे 2018 में, उज्बेकिस्तान 2018 में, अल्जीरिया 2019 में, अर्जेंटीना 2019 में, अल सल्वाडोर 2021 में। क्वेश्चन आपको यहाँ से बनाएगा कि सबसे लेटेस्ट कौन सा देश है जो मलेरिया अपने आप को मुक्त किया है, वह है अल सल्वाडोर, सबसे अंतिम है 2021। क्वेश्चन ये भी बना सकता है कि सबसे पहला देश वह कौन है जो मलेरिया मुक्त किया था, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। और ये मलेरिया मुक्ति को प्रमाणित कौन करता है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। विदित हो कि वे देश जहां पिछले 3 साल से मलेरिया के कोई स्थानिक मामले नहीं पाए जाते हैं वे मलेरिया उन्मूलन के WHO प्रमाणीकरण के लिए आवेदन करने के पात्र होते हैं। देश में यदि 3 साल तक, देश के भीतर यदि 3 साल तक कोई मलेरिया का संक्रमण नहीं आया है
तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं प्रमाणीकरण के लिए। अगला टॉपिक है भूस्खलन और बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली। हाल ही में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान CSIR NGRI ने हिमालयी क्षेत्र के लिए भूस्खलन और बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करने के लिए पर्यावरण भूकंप विज्ञान इन्वायरमेंटल सिस्मोलॉजी ग्रुप समूह की शुरुआत की है। कौन शुरू किया है? पर्यावरण भूकंप विज्ञान, ये जो समूह है ये कौन शुरू किया है? तो CSIR NGRI यानी कि औद्योगिक अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान ने। आगे देखिए, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान NGRI के वैज्ञानिकों ने GFZ पार्ट्स डैम में जर्मन वैज्ञानिकों के सहयोग से इस प्रणाली को लॉन्च किया है। यह प्रणाली उपग्रह डेटा, संख्यात्मक मॉडलिंग और भू आकृति विश्लेषण सहित घने भूकंपीय नेटवर्क के साथ वास्तविक समय की निगरानी पर आधारित होगी, जो ध्रुवीकरण और बैक ट्रेसिंग दृष्टिकोण का उपयोग करके पूरे आपदा अनुक्रम की संपूर्ण स्थानिक ट्रैकिंग को सक्षम बनाता है। प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली आपदा से होने वाले आर्थिक नुकसान को कम करने और चोटों या मौतों की संख्या को कम करने में मदद करती है। पहले पता चल जाएगा तो लोग सतर्क हो जाएंगे। साथ ही ऐसी जानकारी प्रदान करके व्यक्तियों और समुदायों को जीवन तथा संपत्ति की रक्षा करने में सक्षम बनाती है। वर्तमान में भारत में बाढ़ की भविष्यवाणी और चेतावनी का उत्तरदायित्व केंद्रीय जल आयोग CWC को सौंपा गया है। बाढ़ की भविष्यवाणी और चेतावनी कौन देगा, कौन करता है? इसका उत्तरदायित्व किसे है? जल आयोग को, केंद्रीय जल आयोग को। सरकारों द्वारा निर्मित बांधों, बिजली संयंत्रों और अन्य परियोजनाओं की बुनियादी ढांचे के विकास की योजना पर भी इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, जो कि देश के लिए रणनीतिक और सामाजिक महत्व के हैं। एस्ट्रो रोबोट ये अमेजन ने बनाया है। देखिए, अक्टूबर 2021 में अमेजन ने अपने एस्ट्रो रोबोट को लॉन्च किया है, जिसे लोगों के घरों की निगरानी और परिवार के संपर्क में रहने जैसे कई कार्यों में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये रोबोट कहाँ काम करेगा? तो ये घर के लिए बनाया गया है। एस्ट्रो होम रोबोट नाम है। एस्ट्रो रोबोट को घरों की सुरक्षा का उपकरण माना जाता है। इसे घर के पालतू जानवरों पर नज़र रखने और मालिक की अनुपस्थिति में असमान स्थिति का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। विदित हो कि यह एक पेरिस्कोप है, कैमरा लगा रहता है इसमें, कैमरा के साथ संबंध है, जो इसके शीर्ष पर लगाया जाता है, कैमरा लगा रहता है और इसका उपयोग घर पर नज़र रखने के लिए किया जाता है। यदि घर पर कोई आदमी नहीं है तो ये रोबोट कार्य करेगा, वहाँ पर नज़र रखेगा घर का। यह मूल रूप से स्मार्ट स्पीकर और परिष्कृत रिंग सुरक्षा कैमरे का एक संयोजन है, जो एक डिवाइस में एकीकृत है। यह डिवाइस लाइव वीडियो कैप्चर करता है, चेहरों को पहचानता है। उल्लेखनीय है कि यह लोगों के चेहरों को पहचान कर उसका विश्लेषण करता है कि वह परिवार का सदस्य है या बाहरी कोई व्यक्ति। रोबोट के लाभ क्या हैं? कई स्थितियों में रोबोट उत्पादों की उत्पादकता, दक्षता, गुणवत्ता और निरंतरता बढ़ा सकते हैं और मनुष्यों के विपरीत प्रतिकूल परिस्थिति में जैसे बिना एयर कंडीशन और शोर में भी कार्य कर सकते हैं। जैसे यदि व्यक्ति काम करता है, हार्डवर्क करता है, तो उसके लिए उसको थोड़ा आराम मिलना चाहिए, एयर कंडीशनर वगैरह, कूलर वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन रोबोट को इस सब की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर ज़्यादा हल्ला गुल्ला होगा तो व्यक्ति अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, लेकिन रोबोट हल्ला गुल्ला जो भी हो अपना ये काम करते रहेगा, यही बताया जा रहा है। तो ये प्रतिकूल परिस्थितियों में रोबोट कार्य कर सकता है, इसके लाभ के बारे में बताया जा रहा है। और इंसानों के विपरीत रोबोट उबते भी नहीं हैं।
जब तक वे खराब नहीं होते वे एक ही काम को बार बार कर सकते हैं। रोबोट से हानि क्या है? उल्लेखनीय है कि यदि रोबोट मानव नौकरियों की जगह लेते हैं तो रोबोट का उपयोग आर्थिक समस्या पैदा कर सकता है। जहां आदमी को रोजगार मिलना चाहिए वहां रोबोट काम कर रहा है तो आर्थिक समस्या पैदा हो जाएगी। रोबोट केवल वही कार्य कर सकते हैं जो उन्हें करने के लिए आदेशित किया जाता है। वे अतिरिक्त सुधार नहीं कर सकते। हालांकि रोबोट कुछ मायनों में इंसानों से बेहतर हो सकते हैं, लेकिन वे इंसानों की तुलना में कम निपुण होते हैं। ये तो बात सही है, क्योंकि रोबोट को तो आदमी बनाया है। आगे देखिए, विदित हो कि रोबोट में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अभाव होता है, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला टॉपिक है जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल यानी कि ये अपने स्पीड में भी दिशा को बदल सकता है। इसकी बहुत तेज़ स्पीड होती है, 450 किलोमीटर आता है इसका स्पीड। आगे देखिए, ध्वनि की तुलना में 8 गुना ज़्यादा है इसकी गति। ठीक है, ऐसा बताया। देखिए आगे क्या लिखा है। हाल ही में रूस ने अपने सबसे घातक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन, क्वेश्चन यहीं से बनेगा, जिरकॉन एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये किसने निर्माण किया है? इसका परीक्षण किसने किया? तो रूस ने किया है। का सफल परीक्षण बैरेंट सागर में किया है। जिरकॉन एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये भी पूछ सकता है जिरकॉन सबसोनिक हाइपरसोनिक, इस प्रकार से ऑप्शन देकर के आपसे पूछ सकता है। तो जिरकॉन एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो रूस ने इसका सफल परीक्षण किया है, जिसकी गति ध्वनि की तुलना में 8 गुना ज़्यादा है। 8 मैक है इसका। आगे देखिए, इस हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है, अर्थात 450 किलोमीटर दूर तक स्थित लक्ष्य को आसानी से भेज सकता है। यानी कि ये इसकी जो लक्ष्य है, टारगेट है 450 किलोमीटर तक है। और इसकी जो ध्वनि है वो 8 मैक है, यानी ध्वनि इसकी गति जो है 8 मैक है, और ये ध्वनि की तुलना में 8 गुना ज़्यादा है। ऐसा ज्ञात है कि 7 सितंबर 2020 को डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित स्क्रैमजेट प्रोपल्सन सिस्टम के जरिए हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। आकाश प्राइम मिसाइल का पहला सफल परीक्षण 28 सितंबर 2021 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने आकाश मिसाइल के एक नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जिसे आकाश प्राइम के नाम से जाना जाता है। यह परीक्षण एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर उड़ीसा से आयोजित किया गया था। यह मौजूदा आकाश प्रणाली की तुलना में बेहतर सटीकता के लिए स्वदेशी सक्रिय रेडियो फ्रीक्वेंसी से लैस है, जो यह सुनिश्चित करता है कि जिस लक्ष्य पर मिसाइल दागी गई है वहीं पहुंचे। आकाश प्राइम में अन्य सुधार भी शामिल किए गए थे, जैसे उच्च ऊंचाई पर कम तापमान वाले वातावरण में विश्वसनीय प्रदर्शन सुनिश्चित करना। अगला टॉपिक है, देखिए, अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम जन केयर। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्टार्टअप और उद्यमियों द्वारा टेलीमेडिसिन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल हेल्थ और बिग डेटा में 75 नवाचारों की पहचान करने के लिए जन केयर शीर्षक से अमृत ग्रैंड चैलेंज कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन यही पूछ सकता है, अमृत ग्रैंड चैलेंज कार्यक्रम संबंधित है, ये जन केयर से संबंधित है। इसमें टेलीमेडिसिन की बात की गई है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल हेल्थ की बात की गई है। बिग डेटा में 75 नवाचारों की पहचान करने के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया है। तो अमृत ग्रैंड चैलेंज कार्यक्रम संबंधित है किससे? तो स्वास्थ्य हेल्थ से संबंधित है, हेल्थ को टेक्नोलॉजी से जोड़ना। ठीक है, तो यही ध्यान रखिए, अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम जन केयर है, ये हेल्थ से संबंधित है और इसको टेक्नोलॉजी से जोड़ना। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से बनेगा। आगे देखिए, बाकी और जो बातें लिखे रहते हैं वो समझाने के लिए लिखे रहते हैं। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा ये मैं बताते चलता हूँ।
ग्रैंड चैलेंज का उद्देश्य 75 स्टार्टअप और उद्यमियों की पहचान करना है जो कि भारत की स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के लिए अभिनव विचारों और समाधानों के साथ सामने आते हैं, जो भारत में हेल्थ केयर डिलीवरी को मजबूत करने के लिए कम संसाधन सेटिंग्स में काम कर सकते हैं। 75 स्टार्टअप को पहचान करना है और उद्यमियों को इसमें चुनौती को जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, BIRAC, नेस्कॉम और नेस्कॉम फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से एक राष्ट्रव्यापी डिस्कवर डिजाइन स्केल कार्यक्रम के रूप में लॉन्च किया गया है। जन केयर अमृत चैलेंज टेलीमेडिसिन में नवाचार, डिजिटल स्वास्थ्य, बिग डेटा के साथ हेल्थ, AI, ब्लॉकचेन और अन्य प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में स्टार्टअप को मान्यता देगा। यह चुनौती 31 दिसंबर 2021 को समाप्त होगी। अगला टॉपिक है इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल। हाल ही में चेन्नई गणितीय संस्थान के वैज्ञानिक ने LIGO वेधशाला के डेटा का विश्लेषण किया है और अनुमान लगाया है कि अब तक के बाइनरी ब्लैक होल विलय के अंश का पता चला है जो इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल बनाने की क्षमता रखते हैं। प्रमुख बिंदु देखिए, इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल का एक वर्ग है। देखिए ब्लैक होल तो समझते होंगे, फिर आगे दिया गया है इस ब्लैक होल क्या होता है। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसा स्थल है ना, हमारे ब्रह्मांड में जहाँ प्रकाश भी परावर्तित नहीं होता है, अर्थात प्रकाश को भी विलोप कर लेता है ना। तो यही बताया जा रहा है इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल का एक वर्ग है जिसका द्रव्यमान 102 से 105 सौर द्रव्यमान अर्थात तारकीय ब्लैक होल से काफ़ी अधिक है, लेकिन सुपर मैसिव ब्लैक होल से कम है। सुपर मैसिव ब्लैक होल से कम है और तारकीय ब्लैक होल से काफ़ी अधिक है इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल का द्रव्यमान। आगे देखिए, भारतीय वैज्ञानिक द्वारा पहले ही 3 सुपर मैसिव ब्लैक होल के विलय को देखा जा चुका है। विदित हो कि 2 या 2 से अधिक ब्लैक होल के विलय से विभिन्न प्रकार के ब्लैक होल बनते हैं। उदाहरण के लिए इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल और बाइनरी ब्लैक होल। ये इंटरमीडिएट ब्लैक होल जो बना है ये विलय होकर के बना है। 2 या 2 से अधिक ब्लैक होल मिल गया तो इंटरमीडिएट ब्लैक होल बना है। बाइनरी ब्लैक होल भी उसी प्रकार से विलय होकर के बना है। यदि ब्लैक होल तारों के घने समूह के बीच मौजूद हैं तो विलय के अवशेष ब्लैक होल एक बाइनरी बनाने के लिए पास एक दूसरे को ब्लैक होल के साथ जुड़ सकते हैं। यह अंततः अधिक विशाल दूसरे तारे के अवशेष के साथ विलीन हो सकता है। यह प्रक्रिया श्रेणीबद्ध तरीके से होता है। बाइनरी जो है श्रेणीबद्ध तरीके से होता है जो इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल के गठन की व्याख्या कर सकती है। ठीक है, इसी में है देखिए ब्लैक होल क्या होता है। एक विशाल तारा है जो अपने जीवन काल के अंत में एक सुपरनोवा विस्फोट से गुजरता है। इसमें बहुत बड़ा विस्फोट होता है। विस्फोट के अवशेष से ही ब्लैक होल का निर्माण हो जाता है। यह अंतरिक्ष में एक बिंदु को संदर्भित करता है जहां घनत्व इतना अधिक होता है कि प्रकाश की किरणें भी नहीं परावर्तित हो पाती है। यह गुरुत्वीय क्षेत्र प्रकाश की किरणों को भी अवशोषित कर लेता है। समझ गए होंगे ब्लैक होल क्या है। मैसिव ब्लैक होल, इंटरमीडिएट ब्लैक होल। ब्लैक होल का विलय किस प्रकार से हो रहा है, तो एक बड़ा ब्लैक होल है ना का निर्माण हो रहा है। ब्लैक होल क्या होता है, वहाँ प्रकाश भी परावर्तित नहीं हो पाती, प्रकाश भी गुम हो जाती है। विदित हो कि इस सिद्धांत को वर्ष 1915 में दिया था अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा दिया गया था ब्लैक होल का सिद्धांत। ब्लैक होल शब्द जो है जॉन आर्चीबाल्ड व्हीलर द्वारा दिया गया था। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन प्रौद्योगिकी। हाल ही में रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन DRDO द्वारा क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन QKD प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर अपनी 2 प्रयोगशाला के भी सफलतापूर्वक संचार स्थापित किया है।
यह परीक्षण हैदराबाद में स्थित रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला और अनुसंधान केंद्र इमारत के बीच यथार्थ परिस्थितियों में किया गया है। यह प्रौद्योगिकी एक सुरक्षित संचार विधि है जो क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल का उपयोग करती है। इसमें क्वांटम यांत्रिक के घटक शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यह तकनीकी मुंबई स्थित सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स और डिफेंस यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी क्वांटम टेक्नोलॉजी ने मिलकर विकसित की है। यह एक सुरक्षित संचार विकसित करने वाला तंत्र है जिसके परीक्षण में टाइम बिन क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन तकनीक का यथार्थ परिस्थितियों में मूल्यांकन करते हुए सभी पैरामीटर पर सफल पाया गया है। इस तकनीक के परीक्षण के दौरान संचार तकनीक में सूचनाओं की जानकारी की प्राप्ति की कोशिश कर रहे एक व्यक्ति को खोज निकालने का सफल परीक्षण किया गया है और इस सुरक्षा प्रणाली की जासूसी गतिविधियों के विरुद्ध 12 किलोमीटर की रेंज के भीतर फाइबर ऑप्टिकल चैलेंज का सफल परीक्षण किया गया। इसका उपयोगिता देख लीजिए। रक्षा और सामरिक एजेंसियों के लिए सुरक्षित संचार दुनिया के महत्वपूर्ण और यथार्थ समय पर रियल टाइम एन्क्रिप्शन का वितरण सुरक्षित संचार के संदर्भ में महत्वपूर्ण आवश्यकता है। हवा या वार्ड लिंक पर कीज को साझा करने के लिए एन्क्रिप्शन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए एन्क्रिप्शन की को पहले शेयर करने की आवश्यकता होती है। क्वांटम आधारित एन्क्रिप्शन को सुरक्षित रूप से साझा करने के लिए एक मजबूत समाधान प्रदान होता है। ये किस प्रकार से क्या कार्य करता है ये बताया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने इस प्रौद्योगिकी के विकास के लिए 8 वर्ष की पूर्व योजना शुरू की है, जिसमें हाल ही में सफलता प्राप्त हुई है। अगला टॉपिक है भारतीय अंतरिक्ष संघ ISPA। हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ किया, जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित मामले पर एकल खिड़की और स्वतंत्र एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। विदित हो कि ISPA को भारतीय अंतरिक्ष उद्योग को एकीकृत करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है, जिसका प्रतिनिधित्व प्रमुख घरेलू और वैश्विक निगमों द्वारा किया जाएगा, जिनके पास अंतरिक्ष तथा उपग्रह प्रौद्योगिकियों में उन्नत क्षमताएं हैं। उल्लेखनीय है कि ISPA जो है भारतीय अंतरिक्ष उद्योग के लिए वैश्विक संबंध बनाने की दिशा में काम करेगा, ताकि देश में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी और निवेश लाया जा सके तथा अधिक उच्च कौशल वाली नौकरियां सृजित की जा सके। ISPA का महत्व क्या है ये देख लीजिए। भारतीय अंतरिक्ष संघ के मुख्य लक्ष्यों में से एक भारत के वाणिज्यिक अंतरिक्ष आधारित सेवा प्रदाता के लक्ष्य क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाने की दिशा में सरकार के प्रयत्नों को पूरा करना है। ISPA का महत्व देखिए। भारतीय अंतरिक्ष संघ के मुख्य लक्ष्यों में से एक भारत को वाणिज्यिक अंतरिक्ष आधारित सेवा प्रदाता के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाने की दिशा में सरकार के प्रयासों को पूरा करना है। वर्तमान में इसरो के रॉकेट द्वारा विभिन्न देशों के पेलोडों और संचार उपग्रह को ले जाया जाता है। अब निजी भागीदारी भी इस संगठन के साथ संलग्न होने की कोशिश करेंगे। कई निजी क्षेत्र की कंपनियों ने भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में रुचि दिखाई, जिसमें अंतरिक्ष आधारित संचार नेटवर्क प्रमुख है। अंतरिक्ष सुधार के 4 स्तंभ हैं। निजी क्षेत्र को नवाचार की स्वतंत्रता की अनुमति देना, सरकार की भूमिका प्रवर्तक के रूप में, युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना, अंतरिक्ष क्षेत्र को आम आदमी की प्रगति के लिए एक संसाधन के रूप में देखना। अगला टॉपिक है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को लेकर के। अगला लास्ट वीडियो होगा साइंस से लेकर के रिलेटेड। फिर उसके बाद हम लोग इन्वायरमेंट वाले टॉपिक पे आ जाएंगे, यानी कि जो भी आपका सब्जेक्टिव टाइप का करंट अफेयर्स है वो आपका 2 से 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सारा 1 लाइनर टाइप का है, रटने वाला, उसको रट लीजिएगा और कम से कम वीडियो को 3 से 4 बार देखिए। और वो जो 1 लाइनर है उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा। ओके बाय, थैंक यू।